अनुपमा की उम्र 65 साल की है। कभी जिस घर में उसके कहे बिना कुछ नहीं होता था, आज वही घर उससे हजारों किलोमीटर दूर किसी और देश की सरहद में उसका इंतजार कर रहा था। ये उसे तब पता चला जब वो लंदन पहुंची। ये अनुपमा के उस सफर की कहानी है जिसमें प्यार की परतें, बेबसी के आंसू और अकेलापन सब कुछ था। लखनऊ की उस पुरानी कोठी में सुबह की धूप बड़ी देर से घुसती थी। दीवार पर टंगी घड़ी टिक टिक कर रही थी। सुबह के 9 बज चुके थे। दूध वाला भी अभी तक नहीं आया था। अनुपमा ने खिड़की से गर्दन निकालकर नीचे गली में देखा। वही सूनी सड़क, वही पुराने मकान और घरों में सब लोग थे, पर उसके घर में अब कोई नहीं। कभी ये घर 3 पीढ़ियों का शोर सुनता था। पति, सास, ससुर, देवरानी, जेठानी, एक छत के नीचे कितनी जिंदगियां सांस लेती थी। फिर धीरे धीरे सब जाते रहे। सास ससुर चले गए, देवरानी गांव लौट गई, पति भी चला गया और बेटा भी परदेश चला गया। मैं कहाँ जाऊं? अनुपमा खुद से सवाल करती, फिर खुद ही कहती, कहीं नहीं, उसे कहीं नहीं जाना था। यही खिड़की उसका मंदिर थी, यही चौखट उसका जहान था। मोबाइल चार्जिंग पर रखा था, मगर घंटों से बजा नहीं था। कभी कभी लगता किसी का भी गलत नंबर ही आ जाए, कोई तो बात करे। मोहल्ले की शांति चाची कभी कभार आती थी। अरे बहन, आलोक बाबू का फोन आता है ना? अनुपमा मुस्कुरा कर कह देती, हाँ हाँ, रोज बात होती है उससे। कहाँ रोज की बात, जाने दो, महीनों से बात नहीं हुई थी। वो खिड़की से सामने खाली प्लॉट में खेलते बच्चों को देखती। उनके झगड़े, उनकी हंसी, फिर आंखें भीग जाती। राहुल भी कितना बड़ा हो गया होगा, अब तो वो बोलने भी लगा होगा। सोचकर दिल और भारी हो जाता। खिड़की पर बैठी मैना चहचहाई। अनुपमा ने उंगली से पास बुलाया, लेकिन वो उड़ गई। खिड़की खाली हो गई, जैसे अनुपमा की गोद और उसका घर। उस सूनी खिड़की पर बैठी अनुपमा ने दूर कही अपनी बहू के हंसते फोटो याद किए और मन ही मन बुदबुदाई, कब आएंगे ये लोग मुझे लेने? अनुपमा की नजर इधर उधर भटक रही थी। खतों के नीचे उसे एक पुराना फोटो भी मिला, आलोक, प्रीति और राहुल का, किसी क्रिसमस पार्टी में खींचा था। सबके सिर पर सांता की टोपी थी, सिर्फ अनुपमा कहीं नहीं थी उस फोटो में। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन अब ठहर गया था। एक शाम पुरानी खाट पर पांव पसारे वो सोच रही थी, अब कौन आएगा मिलने? अब तो यही चार दीवारी है, बस मैं और मेरी परछाई। तभी तकिए के नीचे पड़ा मोबाइल भिनभिनाया। वो चौकी कौन होगा? शांति चाची का बेटा या फिर दूध वाला? स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, आलोक कॉलिंग। अनुपमा की धड़कन जैसे कूद पड़ी। कितने दिनों बाद बेटे की आवाज सुनने को मिलेगी। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाया। हेलो आलोक बेटा, तुम ठीक हो ना? उधर से आवाज आई, हल्की थकी हुई। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ठीक हूँ बेटा, बस तुमसे बात नहीं होती तो। प्रीति और राहुल कैसे हैं? आलोक ने कुछ पल चुप रहकर कहा, सब ठीक है माँ। सुनो, बात दरअसल ये थी। अनुपमा की सांस अटक गई। उसने महसूस किया कि शायद आलोक कुछ कहने आया है। हाँ बेटा बोलो। माँ, मैंने और प्रीति ने सोचा कि आप यहाँ आ जाओ हमारे पास लंदन में। आपको अब अकेले नहीं रहना चाहिए। अनुपमा को यकीन नहीं हुआ। उसकी रूखी आंखों में जैसे चिंगारी सी जल गई। सच में बेटा, तू सच बोल रहा है ना? मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? हाँ माँ, राहुल भी अब बड़ा हो रहा है। आप रहेंगी तो अच्छा रहेगा। आपके बिना घर सूना लगता है। अनुपमा के होंठ कांप गए। घर सूना लगता है, कितनी बार उसने ये बात खुद से कही थी। आज उसके बेटे ने कह दी। उसके सूनेपन की कोई परवाह थी किसी को? यही सोचकर अनुपमा के दिल में जैसे सैकड़ों बुझे हुए दिए फिर जल उठे। माँ, पासपोर्ट है ना आपके पास? हाँ बेटा, तेरे पापा बनवा कर गए थे। सुबह की धूप जैसे कभी इतनी चमकीली नहीं थी। अनुपमा आज अपनी पुरानी अलमारी खोलकर कपड़ों की तह बदल रही थी। कौन सी साड़ी ले जाएं, कौन सी यहीं छोड़ दे, कौन से बर्तन मोहल्ले में बांट दे, सब तय करना था।
रसोई में चूल्हे की आवाज के साथ साथ अनुपमा का मन भी नए ख्वाबों में उबल रहा था। कल रात बेटे से बात हुई थी और आज पूरा मोहल्ला जान गया कि अनुपमा अब विदेश जा रही है। शांति चाची सबसे पहले आ धमकी। उनकी आवाज मोहल्ले की रेडियो थी। अरे बहन अनुपमा, सुना तुम्हारा बेटा बुला रहा है। बाप रे बाप, लंदन। भाभी अब तो तुम्हारी मौज है। अनुपमा ने मुस्कुराते हुए चाय का ग्लास आगे बढ़ा दिया। हाँ चाची, बुला रहा है, कह रहा है अकेली मत रहो। मंजू ताई भी आ गई। उनकी आंखों में हल्की जलन थी। अनुपमा दीदी भाग्य वाली हो, हमारा बेटा तो यहीं लखनऊ में है, पर पूछता तक नहीं। तुम तो परदेश जाओगी, पोते के संग रहोगी। अनुपमा कुछ बोली नहीं, पर अंदर ही अंदर न जाने क्यों उसका दिल कांपा। क्या सच में रहने बुलाया है या फिर? मगर अनुपमा ने उस ख्याल को झटक दिया। गली के बच्चे भी आंगन में आ खड़े हुए। दादी, आप सच में लंदन जाओगी? अनुपमा ने हंसते हुए सबको टॉफियां पकड़ाई। हाँ बेटा, पर तुम सबको भूलूंगी नहीं। लौटूंगी तो तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगी। उसने तुलसी के चौरे को आखिरी बार पानी दिया। मन ही मन माथा टेका। हे तुलसी मैया, अब तू मेरी चौखट की रखवाली करना। मैं लौटूंगी एक दिन। अनुपमा ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी हवाई जहाज में बैठेगी। आलोक ने टिकट भेज दी थी। एक मोटा लिफाफा आया जिसमें टिकट और एक चिट्ठी भी थी। माँ चिंता मत करना, एयरपोर्ट पर मैं खुद लेने आ जाऊंगा आपको। अनुपमा को समझ ही नहीं आया कि कौन से कागज कहाँ रखे। मोहल्ले की मंजू ताई का भतीजा आया, सब संभाल कर बैग में रख गया। शांति चाची ने गले लगाकर कहा, अगर बेटा बहुत तंग करे तो भाग आना बहन, ये घर तेरा है, याद रखना। अनुपमा ने हंसते हुए आंसू छुपा लिए। टैक्सी में बैठी तो पूरा घर दूर होता गया। जब जहाज ने उड़ान भरी तो दिल जोर जोर से धड़का। हाथ की नसों में झुरझुरी सी दौड़ गई, पर तभी खिड़की से बादलों का समंदर दिखा। अनुपमा को लगा जैसे स्वर्ग जा रही है, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। अनुपमा जी को कब नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। अचानक एयर होस्टेस ने कहा, मैडम लंदन आ गया। अनुपमा ने ठंडी सांस ली, अपनी चप्पलें संभाली, बैग कसकर पकड़ा और आसमान से उतरकर एक नए परदेश में उतर गई। उसे कहाँ पता था ये सफर उसका सपना पूरा करने नहीं, कुछ तोड़ने आया है। एयरपोर्ट पर उतरते ही अनुपमा को पहली बार उस देश की ठंडी हवा ने छुआ जहाँ वो कभी ख्वाबों में भी नहीं पहुंची थी। आंखें बस आलोक को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर में वो दिखा, लंबा कोट पहने मोबाइल पर बात करता हुआ, जैसे उसे अनुपमा का इंतजार था ही नहीं। फिर भी जब माँ पर नजर पड़ी तो उसने झट से हाथ हिलाया, माँ यहाँ। अनुपमा ने लपक कर बेटे को गले लगाया। बेटा कितना दुबला हो गया है तू, खाना खाता भी है या नहीं? आलोक ने हंसने की कोशिश की, मगर वो हंसी उतनी गहरी नहीं थी। चलो माँ, कैब में बैठो, घर चलना है। सड़कें चौड़ी थी, गाड़ियां लाइन से जा रही थी। अनुपमा खिड़की से बाहर झांकती रही। इतने बड़े बड़े मकान कोई कहीं नहीं दिखता। करीब 1 घंटे के बाद कैब एक सुंदर से बंगले के सामने रुकी। सफेद रंग की दीवारें, कांच के दरवाजे, बगीचे में लैंप पोस्ट। अनुपमा ने अपना बैग संभाला। आलोक ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। अंदर प्रीति खड़ी थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। नमस्ते मम्मी जी, आ जाइए। अनुपमा ने हाथ जोड़ दिए। खुश रहो बेटा। राहुल कहाँ है? अंदर से राहुल आया। अब वो छोटा बच्चा नहीं था, लंबा अंग्रेजी में बोलने वाला लड़का। हाय दादी। उसने हाथ हिलाया, फिर मोबाइल में आंखें गड़ा ली। अनुपमा ने हाथ बढ़ाया। आ मेरी जान, गले लग, कितना बड़ा हो गया। राहुल ने बस हल्का सा गले लग लिया, फिर सीधा अपने कमरे में चला गया। घर कितना बड़ा था। ड्राइंग रूम में सफेद सोफा, दीवारों पर पेंटिंग्स, कोनों में महंगे शोपीस, लेकिन कहीं भी अनुपमा को अपना कोई कोना नहीं दिखा। मम्मी जी, आपको थकान होगी, ऊपर गेस्ट रूम में आराम कर लीजिए। गेस्ट रूम, अनुपमा को ये शब्द थोड़ा चुभा। गेस्ट, लेकिन मैं तो माँ हूँ। कमरे में पहुंची तो सब कुछ चमचमाता। नया बिस्तर, पर्दे, अलमारी, मगर दीवारें बेरुखी थी।
उसने अपनी पुरानी साड़ी अलमारी में लटकाई, जैसे उस कमरे को अपना बना रही हो। नीचे से प्रीति ने आवाज दी, मम्मी जी खाना लगा दिया है। डाइनिंग टेबल पर आलोक और प्रीति आमने सामने बैठे थे। राहुल अपनी प्लेट लेकर कमरे में चला गया। अनुपमा ने उसे कहा, उसे बुला लो बेटा, साथ में खाएंगे। प्रीति ने सूखा सा जवाब दिया, उसे आदत नहीं दादी के साथ खाने की। अनुपमा का दिल कांप गया, पर वो चुप रही। पहली बार उसके दिल ने कहा, ये घर कितना बड़ा है पर मेरा हिस्सा कितना छोटा है। रात को कमरे में बत्ती बुझी तो अनुपमा ने खिड़की खोली। बाहर ठंडी हवा थी, दूर कोई भी आवाज नहीं। अनुपमा ने अपने तकिए के नीचे भगवान की फोटो रखी और खुद से कहा, अब जो भी होगा देख लेंगे। सुबह हो गई। उसने धीरे धीरे बिस्तर से पांव उतारे। नीचे किचन से बर्तनों की आवाज आ रही थी। अनुपमा धीरे धीरे सीढ़ियां उतर कर पहुंची। आलोक लैपटॉप खोले बैठा था। कॉफी मग में भाप उठ रही थी। प्रीति टोस्टर में ब्रेड डाल रही थी। अनुपमा ने हल्की आवाज में कहा, बेटा चाय बनाऊं? प्रीति ने पलट कर देखा। नहीं मम्मी जी, यहाँ तो ब्रेड कॉफी ही होता है। आप चाहे तो दूध ले लीजिए। अनुपमा ने महसूस किया, ये किचन अब उसका नहीं। लखनऊ में उसकी कड़क चाय के बिना कोई दिन शुरू नहीं होता था। यहाँ चाय के कप को भी किसी ने याद नहीं किया। राहुल सीढ़ियां उतरता हुआ दिखा, एक हाथ में मोबाइल और एक में स्कूल बैग। अनुपमा ने लपक कर कहा, आ मेरी जान, खाना खा ले पहले। राहुल ने बिना देखे कहा, नो दादी, लेट हो रहा है। फिर आलोक ने उसे कैब तक छोड़ दिया और अनुपमा खड़ी देखती रही। डाइनिंग टेबल पर प्रीति ने खाली प्लेट हटाई। मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मुझे ऑफिस जाना है। फ्रिज में खाना रखा है। अनुपमा ने सिर हिलाया, ठीक है बेटा। घर में अब सिर्फ अनुपमा और वो सफेद दीवारें थी। दोपहर में अनुपमा ने फ्रिज खोला। उसमें पैकेट में बंद रोटियां थी, बटर रखा था। बस उसने उबाल कर दाल बनाई, खुद खाई और बाकी वापस रख दी। कमरे में लौटकर बिस्तर पर लेटी तो फिर वही सवाल, क्या मैं मेहमान हूँ या नौकरानी या माँ? शाम को सब लौटे। आलोक आया और प्रीति भी मोबाइल पर बातें करती अंदर चली गई। राहुल सीधा कमरे में बंद हो गया और गेम खेलता रहा। अनुपमा ने धीमे से पूछा, बेटा खाना बना दूं? आलोक ने सिर उठाए बिना ही कहा, नहीं माँ, प्रीति ने बाहर से मंगवा लिया है, आप खा लो अगर भूख हो तो। अनुपमा ने अपनी थाली लगाई और खा लिया। अगले दिन अनुपमा ने सोचा, चलो राहुल के कमरे को थोड़ा सजा दूं, उसे अच्छा लगेगा। वो उसके कमरे में गई, खिलौने समेटे, बिखरी किताबें उठाई, दीवार पर उसके स्कूल के सर्टिफिकेट सजा दिए। शाम को राहुल आया, कमरे में जाकर जोर से चिल्लाया, दादी आपने मेरे रूम को क्यों छुआ? मुझे नहीं पसंद। अनुपमा घबरा गई। अरे बेटा, मैं तो बस साफ। राहुल ने दरवाजा उसके सामने ही बंद कर दिया। अनुपमा की उंगलियां वही दरवाजे पर टिटक गई। रात को प्रीति ने भी सुनाया, मम्मी जी प्लीज राहुल की चीजों को मत छेड़ा कीजिए, वो बड़ा हो गया है, उसे स्पेस चाहिए। अनुपमा ने धीमे से सिर हिलाया। उसका मन अंदर ही अंदर कांपा। मैं तो बस दादी हूँ, वो भी पराई। खाने की टेबल पर सब चुप बैठे रहे। आलोक मोबाइल देखता रहा। प्रीति ऑफिस के मेल पर बातें करती रही। अनुपमा ने एक दो बार बात शुरू करनी चाही, पर कोई सुनने वाला नहीं था। रात को वो अपने कमरे में लौटी। कमरे का दरवाजा उसने खुद से बंद कर लिया। अनुपमा का मन भी अब कोई दरवाजा ढूंढ रहा है जो खुलता ही नहीं, ना बेटे का, ना बहू का, ना पोते का। अनुपमा ने भगवान की फोटो उठाई, माथे से लगाई, फिर खुद से बुदबुदाई, शायद मेरा घर अब वही रह गया जहां मेरी सूनी खिड़की थी। अगली सुबह वही ढलती धूप, वही बंद दरवाजे। प्रीति किचन में थी। अनुपमा ने हिम्मत करके कहा, बहू मैं आलू के पराठे बना दूं, आलोक को पसंद है। प्रीति ने चाय का कप रखते हुए कहा, मम्मी जी यहाँ सुबह सुबह कौन पराठे खाता है, इतना ऑयली। आपको खाना हो तो बना लीजिए, हम नहीं खाएंगे। अनुपमा ने चुपचाप चूल्हा बंद कर दिया। उसने तवे से कड़छी हटाई और खाली गैस को देखते हुए बुदबुदाई,
दोपहर में राहुल स्कूल से लौटा। अनुपमा ने उसकी प्लेट लगाई, दाल चावल थोड़ी सब्जी, प्यार से कहा, आ बेटा गरम गरम खा ले। राहुल ने प्लेट देखी और नाक सिकोड़ दी। ये क्या दादी, यहाँ कोई हाथ से बना खाना नहीं खाता, मुझे नूडल्स दो। प्रीति ने दूर से टोका, मम्मी जी रहने दीजिए, आप खुद खा लीजिए। राहुल को बाहर का खाना ही पसंद है। अनुपमा ने धीरे से अपनी प्लेट में वो खाना परोस लिया। कौर निगलते हुए उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती। कहीं कोई देख तो नहीं रहा कि मैं रो रही हूँ। शाम को प्रीति ने आलोक से कुछ कहा। धीरे धीरे आवाज ऊंची हो गई। अनुपमा को उनके कमरे से साफ सुनाई दे रहा था। आपने अपनी मम्मी को बुलाया तो था, ठीक है, पर अब देखो ना, वो हर चीज में दखल देती हैं, बच्चों को भी कुछ भी समझाने लगती हैं। आलोक की आवाज धीमी थी। अरे छोड़ो ना, प्रीति माँ बूढ़ी है, कुछ कह देती हैं, तुम इग्नोर करो। अनुपमा के कान सुन्न हो गए। वो पलंग पर बैठी रही। रात को खाने के बाद जब अनुपमा ने प्लेटें समेटनी चाही तो प्रीति ने झल्ला कर कहा, मम्मी जी रहने दीजिए, यहाँ सब मशीन से होता है, आपको बर्तन साफ करने की जरूरत नहीं है, आराम कीजिए। पर वो आराम अनुपमा को ताने जैसा लगा, जैसे कह रही हो यहाँ सिर्फ पड़ी रहो, बाकी सब हम देख लेंगे। उस रात उसने अपने तकिए में मुंह छिपा लिया। आंसुओं से तकिया भीग गया, पर किसी ने पूछा नहीं। कोई दरवाजा खटका नहीं, कोई आंगन की खिड़की नहीं खुली। पहली बार अनुपमा को लगा, इस घर में मेरी जरूरत दरवाजा बंद रखने तक ही है। रखवाली के लिए एक जीती जागती चौकीदार। वो रात अनुपमा ने खिड़की पर बैठकर काटी। बारिश थम चुकी थी, पर बादलों के पीछे चांद आधा ही झांक रहा था। अनुपमा ने उसी चांद में अपना पुराना आंगन देखना चाहा, पर अब वो तस्वीर भी धुंधली पड़ गई थी। सुबह सुबह ही प्रीति कमरे में आई, चेहरे पर बनावटी हंसी। मम्मी जी, आपसे एक बात कहनी थी। अनुपमा ने चौंक कर देखा। हाँ बहू बोलो, प्रीति ने बिना आंख मिलाए कहा। आप तो जानती ही हैं, अब मैं भी ऑफिस जाती हूँ, राहुल का स्कूल है और आलोक का भी काम रहता है। ऐसे में घर में कोई तो चाहिए ना जो देखभाल करे। अनुपमा ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, मैं हूं ना। प्रीति के चेहरे पर अजीब सी राहत आई। हाँ, बस आप थोड़ी सफाई देख लिया कीजिए, किचन देख ले, राहुल के खाने पीने का ध्यान रहे, और हाँ, डॉग वॉकर का पैसा भी बचाना है, तो रोज शाम को लॉन में रॉकी को घुमा दीजिएगा। अनुपमा चुप रही। उसे समझ आ गया था कि उसे माँ नहीं, एक मुफ्त की नौकरानी समझकर बुलाया गया है। प्रीति के जाते ही अनुपमा ने ड्राइंग रूम में रखा बड़ा शो पीस साफ किया। एक कोने में बच्चों के पुराने खिलौने समेटे, किचन में बर्तन धोए, कूड़ा बाहर रखा। फिर लॉन में जाकर देखा तो रॉकी पालतू कुत्ता उसे देखकर भौंक उठा। उसने डरते डरते उसे पट्टा पहनाया और बाहर घुमाने ले गई। बर्फीली हवा में उसके हाथ सुन्न हो रहे थे, पर उस कुत्ते को खुली हवा चाहिए थी और अनुपमा को उस घर में हवा में रहने की इजाजत चाहिए थी। शाम को राहुल आया। अनुपमा ने उसके लिए दूध गर्म रखा था, पर वो आया, दूध देखा और कहा, दादी मुझे ठंडा ड्रिंक चाहिए, ये सब पुराना स्टाइल मत करो। वो गुस्से में अपने कमरे में चला गया और दरवाजा फिर से बंद। आलोक ऑफिस से लौटा तो अनुपमा ने हिम्मत की। बेटा, मैं शाम को मंदिर जाऊं, पास ही मैंने देखा है। आलोक ने फोन में आग गड़ाए हुए कहा, माँ यहाँ टाइम कहाँ है, वैसे भी बाहर जाना ठीक नहीं, आपको कुछ चाहिए हो तो ऑनलाइन मंगवा लो। अनुपमा को लगा, इन्हें मेरे भगवान भी ऑनलाइन ही चाहिए होंगे। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे वो कमरे की दीवारों को देखती रही। अब उसे अपने ख्वाबों के बीच सिर पर छाई नजर आती थी। बेटा, बहू, पोता, सबकी आंखों में वही परछाई, जिसमें कहीं अनुपमा थी ही नहीं। मम्मी जी, लॉन के पौधे भी देख लिया कीजिए, कई सूख रहे हैं, यहाँ माली को बुलाना बहुत महंगा पड़ता है। अनुपमा ने सिर हिला दिया। हाँ बहू, मैं देख लूंगी। दोपहर में अनुपमा ने सोचा। एक दिन शाम को आलोक लौटा। अनुपमा ने डरते डरते कहा, बेटा मैं सोचती हूँ भारत फोन कर लूं, मोहल्ले वालों से बात किए जमाना हो गया। आलोक ने झुंझला कर कहा, माँ फोन कर लेना, पर आईएसडी कॉल बहुत महंगी पड़ती है,
मोबाइल से ही कर लीजिए, ज्यादा लंबा बात मत करना। अनुपमा ने उसी वक्त सब समझ लिया। जिस माँ ने अपनी चूड़ियां बेचकर बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला था, वो माँ अब फोन पर भी मुंह देखकर बोल सकती है, पर दिल से नहीं। अगली सुबह अनुपमा ने वही पुरानी हल्की हिम्मत अपनी ओढ़नी में बांध ली थी। रात भर करवटें बदलने के बाद उसने तय कर लिया था, अब बस मैं बिना बोले नहीं रहूंगी, चाहे जितना भी डर लगे अब कहूंगी। किचन में प्रीति चाय बना रही थी। अनुपमा ने धीमे धीमे कदम रखे। बहू, आज मैं भी चाय बनाऊंगी, अपने हाथ की कड़क चाय, आलोक को पसंद है। प्रीति ने नजर उठाई, चेहरे पर हल्की चिढ़ थी। मम्मी जी रहने दीजिए ना, आप थक जाएंगी। अनुपमा ने पहली बार सीधे आंखों में आंख डालकर कहा, थकूंगी नहीं बेटा, मैं अपनी मर्जी से करूंगी। मैंने सालों बनाया है, एक दिन फिर बना लूंगी तो क्या होगा। प्रीति ने कुछ नहीं कहा, बस मुंह फेर लिया। अनुपमा ने पहली बार गैस जलाया, चाय पत्ती डाली, अदरक कूट कर डाला। चूल्हे की आंच में उसकी हथेलियां फिर से गर्म हो गई। चाय उफनी, अनुपमा के होठों पर एक मुस्कान तैर गई। आलोक नीचे आया, अनुपमा ने कप आगे बढ़ा दिया। बेटा, गरम चाय, वही तुम्हारी पसंद वाली। आलोक ने कप लिया, सिप लिया, आंखों में बचपन का वही स्वाद तैर गया। पर जल्दी ही उसने अपनी जुबान से वो बात कहने की कोशिश भी नहीं की, बस मोबाइल में घुस गया। अनुपमा ने देखा, बेटे की चुप मुस्कान भी किसी और दीवार में बदल गई। फिर भी उसे संतोष था कि मैंने अपनी बात तो रख दी। दोपहर में अनुपमा ने सोचा, अब भगवान को घर में नहीं रखूंगी, मंदिर तक जाऊंगी। उसने अपनी हल्की सी शॉल ओढ़ी, पुराने जूते पहने और बिना किसी से पूछे दरवाजा खोल लिया। बाहर ठंडी हवा ने चेहरे को छुआ, लेकिन उस हवा में आज उसे आजादी सी लगी। मंदिर पास ही था, 4 कदम की दूरी पर। फिर भी पिछले कितने दिनों से अनुपमा ने इस दूरी को खुद ही पहाड़ बना रखा था। मंदिर के भीतर दिया जलाकर अनुपमा देर तक आंख मूंद कर बैठी रही। हे ठाकुर जी, मैंने अब तक सब सहा, अब मुझे सहने से ज्यादा हिम्मत दे, बोलने की, जीने की, लौटने की भी। जब सही वक्त आए, मम्मी जी आप कहीं गई थी? अनुपमा ने पहली बार थोड़ा अकड़ कर कहा। हाँ बहू, मंदिर गई थी भगवान से मिलने। प्रीति के पास कोई जवाब नहीं था। आज मैंने अपने लिए चाय बनाई, मंदिर गई, 2 कदम अपने लिए चली। शायद यही मेरा छोटा सा विद्रोह है, और यही मेरा पहला कदम भी। उस रात अनुपमा ने पहली बार चैन की नींद ली थी। अनुपमा ने वही आदत पकड़ी, चाय सुबह खुद बनाई। प्रीति ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि अब उसे भी समझ आने लगा था कि इस उम्र में अनुपमा को रोकना मुश्किल होगा। आलोक ने चाय पीते हुए एक बार नजर उठाई। माँ, अच्छी बनी है चाय, अनुपमा ने धीरे से कहा। हमेशा से बनती रही है बेटा, बस तुम भूल गए थे। आलोक चुप हो गया, पर अनुपमा के मन में जैसे कोई कड़ी फिर जुड़ गई। शाम को अनुपमा मंदिर गई। अब उसे किसी से पूछना नहीं था। वहां कुछ भारतीय औरतें दिखी, 2-4 बुजुर्ग दंपत्ति भी थे। अनुपमा ने हाथ जोड़कर आरती सुनी तो उसके अंदर जैसे कोई पुरानी आवाज गूंज उठी। तू अकेली नहीं है अनुपमा, तेरे जैसे और भी हैं। एक वृद्धा ने मुस्कुराकर उससे कहा, आप नहीं आई हो क्या बहन जी? अनुपमा को बहुत दिन के बाद किसी ने बहन जी कहा था। उसका मन भीग गया। हाँ, लखनऊ से, बेटा बहू के पास। अरे वाह, फिर तो आप अकेली मत बैठना, कभी हमारे साथ भी बैठा करो। हम सब हर मंगलवार मिलते हैं मंदिर में। अनुपमा ने हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन ये नमी अब अकेलेपन की नहीं थी। ये आवाजें लौट आने लगी थी। अनुपमा को अपनी ही सांसों में वही आंगन सुनाई दे रहा था। उसने कंबल समेटा, चप्पल पहनी और सीधे किचन में पहुंच गई। प्रीति ने देखा तो थोड़ी हैरानी से बोली, मम्मी जी आप इतनी जल्दी? अनुपमा मुस्कुराई। हाँ बहू, आज मैंने सोचा अब रसोई मेरी भी तो है, चाय भी बनाऊंगी, पराठे भी सेकूंगी। प्रीति कुछ कह नहीं पाई, वो जान चुकी थी कि अनुपमा को रोकना अब आसान नहीं। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर गरम पराठों की खुशबू थी। आलोक ऑफिस के कागज छोड़कर टेबल पर आ गया। राहुल भी मोबाइल से नजर उठाकर आ गया। अनुपमा ने खुद पराठा परोसा, दही रखा, अचार रखा। आ बेटा, गरम गरम खा ले, ठंड में यही अच्छा रहता है। राहुल ने पहली बार बिना नाक भौं सिकोड़कर एक और खाया। मुंह में डालते ही उसकी आंखें चमक गईं। यम्मी।
दादी आप रोज बनाया करो ना। अनुपमा की आंखें भीग गईं, पर उसने खुद को थाम लिया। आलोक ने भी धीरे से कहा, माँ सच में बहुत अच्छा बना है। खाना प्यार से बने तो अच्छा ही लगता है बेटा। शाम को अनुपमा फिर मंदिर गई। अब वो छुप कर नहीं जाती थी, सबको बताकर जाती थी। मम्मी जी आप ये सब क्यों करती हैं? इतना खर्च? अनुपमा ने मुस्कुराकर कहा, खर्चा नहीं बहू, ये खुशी है। जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। उस रात अनुपमा मंदिर से लौटी तो बहुत थकी थी, लेकिन दिल में एक अलग सी मिठास थी। रास्ते में उस बुजुर्ग महिला से फिर बात हुई थी, वही जो उसे हर मंगलवार मिलने को कहती थी। आज उन्होंने कहा, बहन जी आप जैसी और भी बहुत हैं, यहाँ बस बोलती कम है। अब सब मिलकर बोलेंगे। ये बात अनुपमा के मन में बीज की तरह उतर गई। एक बार प्रीति ने टोका, मम्मी जी आप इतनी बातें मंदिर वाली आंटियों से क्यों करती हैं? टाइम भी तो देखिए, घर का भी तो ध्यान रखिए। अनुपमा ने हंसकर कहा, बहू घर का ध्यान भी रख रही हूँ और अपने मन का भी। अगर मैं खुश रहूंगी तो घर भी खुश रहेगा। प्रीति कुछ कह नहीं पाई। धीरे धीरे उसे भी एहसास होने लगा कि ये चुप रहने वाली सास अब पहले जैसी नहीं रही। कई दिन हो गए थे अनुपमा को यहाँ आए हुए। एक शाम प्रीति ने अचानक कहा, मम्मी जी अगले वीकेंड पार्टी है घर में, मेरे ऑफिस के लोग आएंगे, आप देख लीजिएगा। रॉकी को भी लॉन में बांध दीजिएगा और मेहमानों के सामने मत आइएगा ज्यादा, आप थक जाएंगी ना। अनुपमा को ये सुनकर झटका लगा। मत आइएगा, मत देखिएगा। पहले वाली अनुपमा चुप रह जाती, पर अब उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, बहू मैं इस घर की बड़ी हूँ, तुम्हारी सास हूँ। किसी के सामने छुपने के लिए नहीं आई हूँ। मेहमान आएंगे तो मैं भी मिलूंगी, बात भी करूंगी, और जिसको बुरा लगे वो अपनी नजरें फेर ले। प्रीति का चेहरा उतर गया। वो पलटकर किचन में चली गई। अनुपमा वहीं खड़ी रही, पर इस बार उसके भीतर कोई डर नहीं था। उल्टा उसे लगा कि उसने अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दी है, इज्जत की दीवार, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। पार्टी वाले दिन अनुपमा ने अपनी पुरानी रेशमी साड़ी निकाली, वही हल्की गुलाबी रंग की, पुरानी सही पर इज्जत की तरह अब भी चमकती थी। आलोक ने देखा तो बोला, माँ आप साड़ी बदल लीजिए, मॉडर्न लोग हैं, ऐसे थोड़ा अजीब लगेगा। अनुपमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा मुझे जैसे आना है वैसे ही आऊंगी। मेरी इज्जत मेरी अपनी है, कोई क्या सोचेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेहमान आए तो अनुपमा ने सबको हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। किसी ने सराहा तो किसी ने बस देखा, पर अनुपमा को कोई फर्क नहीं पड़ा। किचन में प्रीति झुंझलाकर बर्तन देख रही थी। अनुपमा ने धीरे से कहा, रहने दो बहू, मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगी, काम बाद में होगा। उस रात अनुपमा जब कमरे में लौटी तो खुद को आईने में देखा। झुर्रियों के बीच वही पुरानी गरिमा झलक रही थी, जो उस दिन से थी जब वो पहली बार रमेश बाबू के घर आई थी। एक नई बहू बनकर, बिना हिचक बिना झुकाव, बस अपने आत्मसम्मान के साथ। पार्टी के बाद आलोक जब कमरे में आया तो माँ को खिड़की पर बैठा देखकर रुक गया। माँ नाराज हैं क्या आप? अनुपमा ने पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर थकी हुई मुस्कान थी। नाराज क्यों बेटा? बस अपनी इज्जत संभाली है, ये भी तो तुम्हारी ही इज्जत है। आलोक को एक पल के लिए अपनी माँ बहुत अलग लगी, जैसे वो कोई नई नहीं बल्कि वही पुरानी माँ हो, जिसने पहली साइकिल दिलाई थी, जिसने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, बस बेटे की इज्जत मांगी थी। आलोक ने धीमे से कहा, माँ आप सही थी, आप जैसे चाहे वैसे रहिए, मुझे अच्छा लगा आप सबसे मिली। अनुपमा ने सिर पर हाथ रख दिया। बस बेटा इतना याद रख, माँ की इज्जत वही दीवार होती है जो घर को टूटने नहीं देती। इसे मत गिरने देना कभी भी। रात के बाद अगली सुबह अनुपमा के लिए कुछ नया लेकर आई। आलोक ऑफिस जा चुका था, प्रीति अपनी मीटिंग में थी और राहुल अपने कमरे में गेम खेल रहा था। तभी प्रीति की आवाज आई, मम्मी जी इंडिया से किसी का कॉल है, आपसे बात करनी है, प्लीज लाइन पकड़ लीजिए। अनुपमा के हाथ कांप गए। इतने दिन हो गए थे किसी ने इंडिया से फोन नहीं किया था। वो धीरे धीरे अंदर आई, फोन पकड़ा। हेलो। उधर से बहुत जानी पहचानी आवाज।
अरे अनुपमा दीदी, हम कुसुम बोल रहे हैं। आपके मोहल्ले वाली कुसुम याद आया। अनुपमा की आंखों से जैसा पर्दा हट गया। अरे कुसुम कैसी है? कुसुम की हंसी जैसे तारों के पार से आई। दीदी हम तो जैसे तैसे हैं, बस आपकी याद आ गई। मोहल्ले में सब पूछ रहे थे अनुपमा दीदी कैसी हैं। अकेली तो नहीं, रमेश भैया की बरसी आने वाली है तो सोचा पूछ ले। अनुपमा का गला भर आया। तूने बहुत अच्छा किया कुसुम, कोई तो है जिसने मुझे याद रखा। अरे दीदी आप तो हमारे लिए वही हैं, मोहल्ले की छाँव। कब तक लौटेंगी? सब पूछते हैं आपका आंगन सूना लगता है, तुलसी चौरा सूखा पड़ा है, पिंजरे वाली मैना भी चुप है। कुसुम कभी न कभी तो लौटूंगी, अपने आंगन को फिर से हरा करूंगी। हम इंतजार करेंगे दीदी, जब लौटोगी तो पहले मुझे बताना, मैं तुलसी चौरे पर पहला दिया जलाऊंगी। अनुपमा की आंखों से आंसू टपकने लगे, पर इस बार ये आंसू अकेलेपन के नहीं थे। ये उस भरोसे के थे जो हजारों किलोमीटर दूर से भी लौट आया था, जो याद दिला रहा था कि जड़ें कहीं नहीं जाती, बस थोड़ी देर के लिए आंखों से ओझल हो जाती हैं। फोन रखते वक्त अनुपमा ने धीरे से भगवान की मूर्ति को देखा। हे ठाकुर जी, तुमने मेरा आंगन कहीं जाने नहीं दिया, बस मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया, पर आवाजें अब भी वहीं से आती हैं। और मैं वही हूँ, अनुपमा हूँ मोहल्ले वाली। उसने धीरे धीरे तय किया, अब और नहीं, अब मुझे लौटना ही होगा, चाहे जैसे भी। उस दिन अनुपमा लॉन में बैठी थी, रॉकी उसके पैरों में लौट रहा था। उसने प्रीति को आवाज दी, बहू आओ जरा बात करनी है। प्रीति काम छोड़कर आई, वो थोड़ी परेशान भी थी। जी मम्मी जी, अनुपमा ने धीरे से कहा। बहू एक बात सुन, मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन के बाद इंडिया लौट जाऊं। प्रीति चौंक गई। मम्मी जी वो क्यों? आपको कोई दिक्कत है क्या? अनुपमा ने पहली बार बिल्कुल साफ शब्दों में कहा। बहू दिक्कत तो है, अकेले रहूं या यहाँ सबके बीच, या पराई बनकर रहूं, दोनों में फर्क ही क्या है? प्रीति के पास कोई जवाब नहीं था। आलोक से बात कर लो आप। अनुपमा ने हल्की मुस्कान दी। उससे भी करूंगी, पर उससे पहले मैंने खुद से बात कर ली है, और ये सबसे बड़ा फैसला है। रात में आलोक कमरे में आया, अनुपमा की गठरी देखकर बोला, माँ ये क्या है? आप पैकिंग कर रही हैं? अनुपमा ने गहरी नजरों से देखा। हाँ बेटा, मैं लौटूंगी अपनी मिट्टी में। अब बहुत दिन हो गए पराई जमीन पर, अब मुझे फिर अपनी जमीन पर पांव रखना है। आलोक ने कुछ कहना चाहा, पर अनुपमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा मैं नाराज नहीं, अब बस मेरी उम्र मेरी अपनी होनी चाहिए। यहाँ मैं थी सबके लिए, अब मैं वही रहूंगी खुद के लिए। आलोक चुप था, पर उसके मन में कहीं राहत भी थी, जैसे उसने अपनी माँ को फिर से वही अनुपमा बनते देख लिया, जो कभी मोहल्ले में चाय पिलाती थी, अड़ोस पड़ोस से बतियाती थी, जिनके नाम पर पूरा मोहल्ला हरा था। किचन में प्रीति दूध गर्म कर रही थी। अनुपमा ने धीरे से आवाज दी, बहू तुम भी आओ, थोड़ी बात करनी है। डाइनिंग टेबल पर तीनों बैठे। अनुपमा ने अपनी गठरी पास रखी। उसने पहले प्रीति को देखा, फिर आलोक को, और बिना किसी हिचक के कहा, बेटा बहू मैंने सोच लिया है, मैं इंडिया लौट जाऊंगी। माँ पर आप अकेले कैसे रहेंगी? कौन देखभाल करेगा? आपको सब कुछ चाहिए ना? अनुपमा ने हाथ उठाकर रोक दिया। देखभाल अब खुद करूंगी बेटा, जो हिम्मत यहाँ कर ली वही वहाँ भी कर लूंगी। यहाँ 4 लोग हैं, फिर भी मैं अकेली हूँ। वहाँ कोई नहीं होगा, पर मैं खुद से खुद को अकेला नहीं रहने दूंगी। प्रीति ने थोड़ा संभाल कर कहा, मम्मी जी पर लोग क्या कहेंगे? आप यहाँ क्यों आई थी, फिर लौट क्यों रही हैं? अनुपमा ने हल्की मुस्कान दी। लोग क्या कहेंगे ये सोचते सोचते मैंने अपनी आधी उम्र बिता दी। अब जो लोग मेरे आंचल के नीचे पलकर बड़े हुए, वो लोग कुछ नहीं कहेंगे, और जो कहेंगे उनका जवाब मेरा आंगन देगा। आलोक की आंखें भीग गईं। माँ आपको बुरा तो नहीं लगाना यहाँ? अनुपमा ने उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, बुरा कुछ नहीं, बस अब वक्त आ गया है कि मैं भी अपनी आखिरी सांस अपने घर में लूं, अपनी मिट्टी पर। तुम लोग खुश रहो, बस इतना ही चाहिए। ये फैसला अब पूरा मेरा है। एक सुबह अनुपमा ने मोबाइल उठाया, आलोक की मदद लिए बिना पहली बार टिकट बुक करवाई लखनऊ की।
वही स्टेशन, वही शहर जहाँ वो फिर से अपनी हंसी, अपना आंगन, अपनी मिट्टी महसूस करेगी। प्रीति ने धीमे से पूछा, मम्मी जी कुछ चाहिए आपको? पैकिंग में मदद कर दूं? अनुपमा ने सिर हिलाया। नहीं बहू, ये गठरी मेरी है, इसे मैं ही बांधूंगी, जैसे मैंने अपने आंचल में सब बांध रखा था। अब इसे खोलूंगी भी और ले भी जाऊंगी, बस अपनी मिट्टी में। आलोक ने आखिरी कोशिश की, माँ वापस मत जाइए ना, यहाँ सब कुछ है। अनुपमा ने पहली बार बेटे का चेहरा हथेली में लेकर कहा, सब कुछ है बेटा, बस मैं नहीं हूँ। मैं तो वही हूँ जहाँ मेरा आंगन है, जहाँ मेरी इज्जत की दीवारें गिरने नहीं दी जाती। रात को अनुपमा ने एक कागज निकाला। किचन टेबल पर बैठकर उसने धीरे धीरे लिखा, मेरे बच्चे, जब मैं लौट जाऊं तो ये मत सोचना कि मैं अकेली रह गई हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अब अपनी हूँ। इस घर में मैंने जो संभाला था वो तुम्हारा है, जो मैं संभाल कर ले जा रही हूँ वो मेरा है। राहुल को कहना, दादी की कहानी कभी मत भूलना, हर दीवार से बड़ी अपनी आवाज होती है। आलोक, प्रीति, तुम लोग खुश रहो। मेरे हिस्से की खुशी अब मैं अपनी मिट्टी से मांग लूंगी। खुश रहो, यही मेरी दुआ है, यही मेरी छूट भी। तुम्हारी माँ। उसने वो खत पूजा के दीपक के नीचे रख दिया, फिर गठरी को माथे से लगाया और खिड़की से झांका। वापसी की तारीख आ ही गई। आलोक और प्रीति चाहकर भी अब कुछ नहीं कर पा रहे थे। अनुपमा ने सबको एक अजीब सा सुकून दे दिया था, जैसे कह रही हो, मुझे रोकने की जरूरत नहीं, मैं लौटूंगी तो भी तुम्हारे दिल में रहूंगी। सुबह सुबह अनुपमा ने आखिरी बार सब कुछ देखा। उसने मंदिर में दिया जलाया, पूजा की थाली में आखिरी बार मिठाई चढ़ाई, धीरे से आंखें बंद की। हे ठाकुर जी, इस घर को खुश रखना, मेरे बच्चे खुश रहें, मेरी इज्जत की दीवार कभी ना गिरे और मेरे आंगन की तुलसी फिर से हरी रहे। वो किचन में गई, आखिरी बार चाय बनाई, वही अपनी कड़क चाय। प्रीति को कप पकड़ा दिया, बहू कभी मेरी याद आए तो ये चाय बना लेना, मेरी तरह कड़वी भी होगी और मीठी भी। राहुल स्कूल से निकलकर दादी से लिपट गया। दादी, आप वापस आओगी ना? अनुपमा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। जरूर बेटा, जब भी तुझे मेरी कहानी सुननी होगी, तू बस अपनी आंखें बंद करना, मैं तेरे पास। आलोक खड़ा था, आंखों में पानी था। अनुपमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, माँ को कोई नहीं रख सकता, माँ खुद को खुद ही रखती है। और जब दिल कहेगा तुझे बुला लूंगी अपने आंगन में चाय पिलाने। टैक्सी आ गई, गठरी उसके पैरों के पास थी। दरवाजे के पास खड़े होकर अनुपमा ने पूरे बंगले को देखा, दीवारों को, खिड़कियों को, लॉन के सूखे पौधों को, सबको एक नजर में आशीर्वाद दे दिया। तुम सब यहीं रहोगे, पर अब मेरी जगह वहां है, जहां मेरी मिट्टी मुझे पुकार रही है। जो अपने को खोकर भी अपनी ही रहे, वही माँ होती है। उसने हाथ जोड़कर पूरे घर को झुककर प्रणाम किया। अगले दिन अनुपमा अपनी मिट्टी में आ चुकी थी, अपने लखनऊ। अनुपमा को देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए। अपने घर को देखकर अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए। अपने घर लौटकर आज मैं बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।